हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं आज वीके मेहता का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट से लेके लास्ट तक हम लोग जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये रहेगा मेरा कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा, उसके अंदर का जो थ्योरी पोर्शन रहेगा उसको भी मैं रिवाइज करते चलूँगा साथ में। तो मे भी आपको ये बुक में अवेलेबल ना मिले, एक बुक में ना मिले, तो मेरा जो डेटा रहेगा वो आपको नोट करते जाना है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप केवल इसके सॉल्यूशन सीरीज़ को ही देख लेते हो तो भी आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा। बेसिक में तो आप कहीं नहीं फंसोगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। तो बेटा पूछ रहा है कि जो एटम का डायामीटर होता है, जो व्यास होता है, वो कितना होता है। तो बेटा चार ऑप्शन दिया है इसमें। 10⁻⁻10 मीटर, सेकेंड है 10⁻⁸ मीटर, थर्ड है 10⁻⁻2 मीटर और फोर्थ है 10⁻⁻15 मीटर। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके साथ कुछ डेटा मैं देना चाहूँगा। एटम का डायामीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और बेटा जो 10⁻⁻10 मीटर है उसे हम 1 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब ये ऑप्शन आप देख रहे होगे, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। और ये क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के डायामीटर की, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायामीटर होता है वो होता है लगभग 2 फर्मी, लगभग 2 फर्मी होता है, मतलब 2 × 10⁻⁻15 मीटर। जो नोट करते जाना बेटा ये सारी चीज़ों को। जो इलेक्ट्रॉन का डायमीटर होता है वो होता है 2⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 2⁻⁻15 मीटर। और जो प्रोटॉन का डायमीटर होता है वो बेटा लगभग होता है 1 फर्मी। समझ में आया। प्रोटॉन का जो डायमीटर होता है वो होता है 1 फर्मी। ठीक, 1 फर्मी मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻15 मीटर बेटा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये डेटा लिखते जाना बेटा, मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स अवेलेबल इन नेचर इज़। पूछ रहा है कि प्रकृति में कितने कंपाउंड यानी यौगिक अवेलेबल हैं। तो बेटा जो एलिमेंट हैं वो लगभग 108 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, 108 एलिमेंट्स। बट यहाँ कंपाउंड की बात कर रहा है, ध्यान देना। तो हमारे यूनिवर्स में जो कंपाउंड है, नेचर में जो कंपाउंड है वो बहुत सारे हैं, लगभग लाखों में आएंगे। तो इसमें ऑप्शन अगर देखें तो पहला 105 दिया है, दूसरा 300, तीसरा 1000, चौथा अनलिमिटेड। तो इसमें बेस्ट सूटेड जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, अनलिमिटेड, क्योंकि लाखों में कंपाउंड अवेलेबल हैं। ठीक है बेटा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से कंपेयर किया है। तो कुछ डेटा बताने जा रहा हूँ बेटा, इसको आप अभी लिख लो। इस डेटा को आप लोग अभी लिख लो, मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6, ठीक है, 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है बेटा, -27 किलोग्राम। ये है 1.625 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किसका होता है मास बेटा, प्रोटॉन का। ठीक है, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है आपके पास, देखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्या है 31 किलोग्राम। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इसमें अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और जो प्रोटॉन का मास है वो लगभग 10⁻⁻27 है। ठीक है, ये किसका मास है बेटा, ये प्रोटॉन का है। ये किसका मास है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का है। तो मुझे आप बता सकते हो क्या किसका मास सबसे ज़्यादा है। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, क्योंकि माइनस में पावर में जो कम होता है वही ज़्यादा होता है। देखो 10⁻⁻27 है, तो ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा।
तो ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन का मास तो ज़्यादा होने वाला है। ये कंपेयर करके देख लेना, डेटा आपको याद होना चाहिए। प्रोटॉन का मास होता है 1.625 × 10⁻27 किलोग्राम्स, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम्स। इसमें प्रोटॉन का मास ज़्यादा है क्योंकि माइनस में कम होगा, पावर में जब माइनस में कम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो द मास ऑफ प्रोटॉन इज क्या होता है, मोर देन, ज़्यादा होता है। और कितने ज़्यादा होता है बेटा, तो थर्ड ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो थर्ड ऑप्शन है बेटा हमारे पास वो राइट होगा। लगभग 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। कम नहीं होता है बेटा, इक्वल भी नहीं होता है, 200 टाइम्स भी नहीं होता है, 1837 गुना होता है किसका मास, प्रोटॉन का मास, किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड, जो हमारे परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बेटा ये थ्योरी पोर्शन है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑप्शन हमको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, इसको समझते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा जो एटम होता है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो सेंटर न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में, मतलब कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं, रोटेट भी करते रहते हैं। स्पिनिंग भी होती है और रोटेशन भी होता है बेटा, ठीक है। तो देखो बाहर से जब थर्मल एनर्जी इसको देते हैं किसी एटम को, तो जब सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। एनर्जी को जब एब्जॉर्व करता है तो उसके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है, बोलता है अरे वाह हमारे पास तो बहुत एनर्जी आ गई, अब हम इस ऑर्बिट में रह के क्या करेंगे, चलो बाहर घूम के आते हैं। तो वो क्या करता है, उस ऑर्बिट से जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। क्या बता, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जो मेरा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसे बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, देखो थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जब हीट किसी भी मेटल को हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा, हीट करने पे भी उस पर एनर्जी आएगी। तो जब हम लोग फिजिकली हीट करते हैं, मतलब क्या, बर्नर से, ठीक है, आग से, फायर से हीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेट करेंगे और क्या करेंगे, वो फ्री हो जाएंगे। तो उसको थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो थर्मल एनर्जी को देने से होते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यूजली हम लोग बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पा रहे हैं, एटम से फ्री हो पा रहे हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब कुछ ज़्यादा ही अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं, अलग से फायर वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, बर्नर से, तो उसे थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है। चार ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजली। देखो कंसेप्ट है बेटा, समझ लो। देखो लेस देन 4 किसकी बात कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक कंसेप्ट है कि जब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो लूज़ करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ऐसे कंडीशन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जन्म देता है, ठीक है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो क्या करेंगे, वही मूव करेंगे और उसी की वजह से कंडक्शन होगा। तो ऐसे मटेरियल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करा दें वही कंडक्टर कहलाते हैं। इसका मतलब कि जो एटम में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज़ करेगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही तो मतलब हमारा करंट फ्लो कर पाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हुआ कंडक्टर। सेकेंड ऑप्शन क्या है भैया, इंसुलेटर क्या है। तो देखो बेटा, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल यानी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परमाणु इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा कि आउटर मोस्ट शेल से पूरा इलेक्ट्रॉन दे दें, वो चाहेगा कि हम ले लें, तो वो लेने की टेंडेंसी रखेगा। जब लेने की टेंडेंसी रखेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होंगे ही नहीं, क्योंकि वो खींच के रखेगा अपने। 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, मान लो 5 हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, लेके रखने की कोशिश करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, जकड़ के रखेगा। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अब ऐसे मटेरियल बेटा, अब हम थर्ड ऑप्शन में आते हैं बेटा,
अब ऐसे मटेरियल जिसमें एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स हों आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न की कंडीशन में रहेगा कि इलेक्ट्रॉन दूँ कि लूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो दे भी सकता है, ले भी सकता है, और सबसे बड़ी बात कि वो क्या कर सकता है, वो शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, नोट डाउन करो, और क्या करो, वीडियो को रिपीट करके देखो, कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं उठाया गया है, हाँ रेफरेंस वीके मेहता से लिया जा रहा है और कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ मोर देन 4, ध्यान देना, मोर देन 4 बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है, मोर देन 4, द सब्सटेंस इज यूजली, तो मैंने अभी बताया 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करना चाहेगा, टाइटली होल्ड करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उस मटेरियल को इंसुलेटर क्या बोलते हैं बेटा, इंसुलेटर बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज़ 4 देन द सब्सटेंस इज यूजली। अब बोल रहा है कि किसी एटम के वैलेंस सेल में, ठीक है, देखना वैलेंस सेल मतलब सबसे आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी कक्षा, उसमें एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो मैंने बताया जिसमें एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर कहलाता है। अब हम आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले जानने की चीज़ ये है, नोट डाउन करो कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, कितने कूलम चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ध्यान देना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखोगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। अब पूछ रहा है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लेट अस सपोज अगर n इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे पास, लेट अस सपोज दैट अगर n इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं तो हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है बेटा, कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 कूलम के इक्वल होना चाहिए, 1 कूलम के इक्वल होना चाहिए ना। और लेट अस सपोज n इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे n से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि पहले ही सपोज किया हमने कि n इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज हो रहा है, 1 कूलम चार्ज हो रहा है। तो n को अगर हमको पता करना है तो इसको अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। बेटा जब इसका सॉल्यूशन तुम करोगे, n की वैल्यू निकालोगे, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, ये तरीका है निकालने का बेटा, ऐसे ही निकालोगे। लेट अस सपोज करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कूलम के इक्वल होना चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो n की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, अब कैलकुलेट करके देखना है कैलकुलेटर से या सॉल्यूशन करना, ये आएगा आपके पास 6.25, ठीक है, इंटू 10⁻18, मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस पर कंबाइन जो चार्ज होगा वो होगा 1 कूलम का चार्ज। अब देखो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, इसमें 10⁻18 तो है नहीं, तो देखना ध्यान से देखने की ज़रूरत है ऑप्शन को। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अगर 6.25 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10⁻16 ही बचेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही मिल जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। ध्यान से समझना, कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझना, वीडियो रिपीट करके देखो, और कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो ज़रूर पूछो, आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और ध्यान देना, ये जो सीरीज चल रही है इसमें टोटल वीके मेहता का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हाँ भाई, जो फैसिलिटीज़ है उसके द्वारा आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बेसिक से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज़ अबाउट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा थोड़े से लॉजिकल होते हैं और आपके कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। इसमें आपको डेटा अगर याद नहीं भी है तो आप ये समझो कि देखो जो भी कंडक्टर होगा उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और ये पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, मतलब इतने वॉल्यूम के बारे में, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक कंडक्टर होता है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑप्शन में हमें यही दिख रहा है 8.5 इंटू
22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे ही हम ट्रिक करेंगे। एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई ऐसा वो ट्रिक नहीं है, याद करके नहीं रखा जा सकता कि कॉपर में कितना होगा, एल्यूमिनियम कितना होगा, तो बहुत सारे मेटल हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ। ध्यान देने वाली बात है, पूछ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, वो किसके फ्लो को बोलते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लो। जो हमारा करंट फ्लो होता है, अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, लेकिन एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना। जो करंट फ्लो करेगा जरूरी नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट फ्लो करे। इलेक्ट्रॉन, आयंस, ठीक है, दो चीज़ों के फ्लो से करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन्स हो, पॉजिटिव आयन हो और निगेटिव आयन, इनके फ्लो से करंट फ्लो कर सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा, पूछोगे सर एग्जाम्पल क्या है। अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट फ्लो करेगा किस में, कंडक्टर में। बट अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्री आयंस होते हैं, और आयंस कितने टाइप के, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। तो इनके फ्लो की वजह से भी करंट फ्लो होता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये ऑप्शन हमको देखना है इसमें से क्या है। तो इसमें चार्ज की बात दिया है, पॉजिटिव चार्ज ओनली, निगेटिव चार्ज ओनली, तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। तो ये ऑप्शन हमारा सही मिल रहा है बेटा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज की वजह से जो करंट है वो फ्लो करता है। और एक कंसेप्ट भी बताया मैं कि केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही नहीं फ्लो करेगा, आयंस की वजह से भी फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, EMF इन अ सर्किट। तो EMF क्या होता है, EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो इसके फुल फॉर्म से हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स या वो एनर्जी जो हम किसी एक यूनिट चार्ज को क्या करते हैं, देते हैं, ताकि वो क्या करे, किसी कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये EMF हम कैसे देते हैं, ये एनर्जी कैसे देते हैं। तो EMF जो देने का सोर्स होता है वो होता है हमारे पास बैटरी। तो बैटरी क्या करता है, EMF देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी देता है ताकि वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा सके। एक इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी देता है कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा सके, ठीक है। तो अब इसको कंसेप्ट आपको समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। तो अब नीचे देखते हैं ऑप्शन को। EMF इन अ सर्किट इंक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, डिक्रीजेस सर्किट रेजिस्टेंस, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाँ, ये ऑप्शन देखो, मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करता है। EMF जैसे आपने सुना होगा कि 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट कहने का मतलब कि वो अपने दोनों सिरे पे 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करेगा, 5 वोल्ट्स का डिफरेंस, तो उसको मेंटेन करने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऑप्शन बेस्ट जो हमारे पास आ रहा है वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। देखो EMF जो होता है वो रेजिस्टेंस को ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, क्योंकि किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। अब देखो बात कर रहा है मेटेलिक कंडक्टर की, मैंने पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो आप बताना, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ क्या, किसी कंडक्टर में किसके वजह से करंट फ्लो करेगा बेटा, सिंपल सी बात है, कंडक्टर में आयंस नहीं होंगे, कंडक्टर में आयंस नहीं होंगे, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही करंट फ्लो होगा किसमें, कंडक्टर में। तो इसका ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान दो, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, पॉजिटिव आयंस नहीं, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव आयन आएगा इलेक्ट्रोलाइट में। जब इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो उसमें जो हमारा फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, वो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके, तो ये सही हुआ आपका पहला ऑप्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लगभग 12 क्वेश्चन को समझा हमने, और इसका कंसेप्ट इसके पीछे का जो है उसको भी समझने की कोशिश की है। वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कृपया ध्यान से देखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, हेल्दी लाइफ बिताइए, मम्मी पापा का कहना मानिए और बहुत आगे बढ़िए बेटा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।